नमस्कार बच्चों। दशम सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड में मैं थलेश शाहू एक बार पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। प्रिय बच्चों, ये पाठ पूरी तरह से समाप्त हुआ है और आज हम इस पाठ के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आखिर इस पाठ में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो क्या क्या प्रश्न है, आइए अपना पाठ्य पुस्तक निकालिएगा। और पाठ्य पुस्तक में लिखा है अभ्यास। अभ्यास के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर बच्चों खालिस्तान दिया हुआ है। आप स्वयं भी अपने पाठ्य पुस्तक निकालेंगे तो वहाँ देखिएगा, सबसे ऊपर लिखा है भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश में खालिस्तान और खालिस्तान औद्योगिक प्रदेश हैं, जबकि उसके आगे और उसी में जोड़ रहा है पश्चिमी तटीय प्रदेशों में खालिस्तान और खालिस्तान औद्योगिक प्रदेश हैं। तो आइए, आखिर ये खालिस्तान क्या बोल रहा है? भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश कह रहा है। तो पूर्वी तटीय प्रदेश में हुगली और उसके बाद क्या है, विशाखापट्टनम, गुंटूर, ये यहाँ पर है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, पश्चिमी तटीय प्रदेश, यहाँ पर देखते हैं हम मुंबई, पुणे, ये है, और गुजरात। तो क्या क्या आएगा खालिस्तान में? हुगली, विशाखापट्टनम, गुंटूर, मुंबई, पुणे और गुजरात, ये चारों खालिस्तान में रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ में स्लरी पाइपलाइन खालिस्तान खदानों से लौह अयस्क को खालिस्तान पहुंचाने के लिए बनी है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस पाठ का। तो छत्तीसगढ़ में स्लरी पाइपलाइन, प्यारे बच्चों, दंतेवाड़ा में है ये, और लौह अयस्क को कहाँ पहुंचाने के लिए? विशाखापट्टनम तक पहुंचाने के लिए यह बनाई गई है। इसको स्लरी पाइपलाइन के नाम से हम जानते हैं। फिर ग नंबर कह रहा है मोटर गाड़ी उद्योग भारत के खालिस्तान और खालिस्तान औद्योगिक प्रदेशों में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। पहले खालिस्तान में ले आइएगा गुड़गांव, दूसरे में है दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। ये हमारे मोटर गाड़ी उद्योग के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब बच्चों, इस पाठ में पूरे प्रश्नोत्तर पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, मगर इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, आइए हम उसको जानने का प्रयास करें। ये कह रहा है कौन कौन से खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं परमाणु खनिज, खनिज तेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वह प्राकृतिक गैस। उसके साथ साथ हम देखते हैं और क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ये सभी कोयला, ये सब हमारे खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। फिर दूसरा प्रश्न, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज क्या है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धात्विक खनिज लौह अयस्क है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ लौह अयस्क पाया जाता है बच्चों। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, स्वतंत्रता के बाद पहला खनिज संबंधित कानून किस उद्देश्य से बना था? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर का प्रश्न देखिएगा। इसका उत्तर क्या है? तो स्वतंत्रता के पश्चात पहला खनिज संबंधी कानून 1957 में बना, जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के खनिजों का खनन सरकार के अधीन होगा। ये प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर है। फिर क्या कह रहे हैं, कब विदेशी कंपनियों को उत्खनन के लिए अनुमति मिली? प्रश्न क्रमांक 4, इसका उत्तर है सन 1993। बच्चों याद रखिएगा, सन 1993 में विदेशी कंपनियों को उत्खनन के लिए अनुमति मिली। ये इसका उत्तर है। उसके बाद इस पाठ में पूरे प्रश्नोत्तर पर चर्चा नहीं करूंगा बच्चों, जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, पन बिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है? तो पन बिजली और ताप बिजली, इसमें अंतर देखते हैं। पन बिजली जो है जल विद्युत ऊर्जा जो है जल से बनाई जाती है, मतलब पन बिजली का उत्पादन किससे होता है? जल से होता है। फिर ताप विद्युत ऊर्जा कोयला से बनाई जाती है, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा है पनबिजली का नवीनीकृत स्रोत है, मतलब यह नया होता है, और यह ताप बिजली क्या है? अनवीकृत है, मतलब एक बार हम उसका उपयोग करें तो दोबारा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरा देखते हैं पनबिजली में, इसमें पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, जबकि ताप बिजली में पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है। फिर हम बात करें पनबिजली में और क्या हो सकता है? तो पनबिजली के लिए बच्चों बड़े बड़े बांधों से बहुमूल्य वन और खेतिहर जमीन डूब जाते हैं, ये इसका स्वरूप है। जबकि ताप बिजली के लिए बने
बड़े खदानों के कारण बहुमूल्य वन नष्ट हो जाते हैं। अंतर हो रहा है दोनों में। तो पन बिजली और ताप बिजली दोनों में अलग अलग बातें हैं, ये इसमें अंतर है। उसके बाद हम और देखने का प्रयास करें, उत्खनन से किस प्रकार के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसकी क्या निदान है, कह रहा है। बच्चों यहां पर प्रश्न क्रमांक आप 9 देखिएगा। यहां से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा, प्रश्न क्रमांक 9। अब इसमें हम देखते हैं कि उत्खनन से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो पहले तो देखते हैं इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। तो पहला दुष्प्रभाव ये देखते हैं बच्चों कि उत्खनन से उस क्षेत्र का पर्यावरणीय असंतुलित हो जाता है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है। दूसरी बात हम देखते हैं क्या, वहां की उपजाऊ भूमि का क्षरण होने लगता है, यह भी इसका दुष्प्रभाव है। फिर कृषि योग्य भूमि बंजर हो जाती है, यह भी इसका दुष्प्रभाव है। उसके बाद हम इसमें अगर निदान की बात करें तो निदान में देखते हैं खनन के पश्चात पुनः वनीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वहां पर वृक्षारोपण करना चाहिए, मतलब जहां गड्ढे हैं उसे मिट्टी से ढकना चाहिए और वहां पर वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण किया जा सकता है या घास उगाया जा सकता है, वहां पशुचारण किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रयास किए जाने चाहिए। फिर और क्या हो सकता है, तो उस क्षेत्र के जो जैव ईंधन को बनाए रखने हेतु तो छोटे छोटे क्षेत्रों में वन उगाया जाना चाहिए, तब वो ज्यादा उचित रहेगा। फिर खदानों क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव की जो गीली घास के सुरक्षात्मक कवचों से बचाना चाहिए, ताकि क्या हो सके, हम पर्यावरणीय प्रदूषण को रोक सकें। प्रिय बच्चों, इस तरीके से इस पाठ में जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उस पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया है, और इसमें कुछ और भी प्रश्नोत्तर हैं जिसको हम देखने का प्रयास करें। यहां से कौन सा प्रश्न हो सकता है, एक वहां देखिएगा, मजदूरी और बाजार निर्माण में क्या संबंध है, ये कह रहा है। तो मजदूरी और बाजार निर्माण, आखिर इसमें क्या संबंध हो सकता है। तो प्रिय बच्चों, मजदूरी में संबंध और बाजार का संबंध क्या हो सकता है, तो हम इसमें आज जानने का प्रयास करें। इसमें यह हो सकता है कि जो मजदूर है वो क्या करता है, मजदूरी करता है। अब जब मजदूरी करता है तो किसी वस्तु के उत्पादन के बाद उसकी जो बाजार में खपत होती है, अतः सभी वस्तुओं की बाजार तक ले जाना होता है। फिर बाजार से तात्पर्य केवल हम यहाँ पर परिवार खर्च करने वाले बात नहीं कर रहे हैं, है ना, बल्कि बाजार में नए नए उत्पादों को खपत के साथ साथ लोगों को उत्पादों के प्रति रुझान बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए, वस्तुओं का आकर्षक होना एवं गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो गई है। फिर जिन क्षेत्रों में लोगों के पास उचित आजीविका के साधन होते हैं, वहां पर पर्याप्त आय है, वहां बाजार में अधिक खपत होती है, लेकिन वह उद्योगों में लोगों को मिलने वाले वेतन या मजदूरी पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्योगों के विकास के लिए सबकी उचित मजदूरी मिले, अर्थात बाजार में जो वस्तुओं का विक्रय होता है, जो बाजारों में बेचा जा रहा है, आखिर उस वस्तु के निर्माण में कौन लगे हैं, मजदूर लगे हैं। तो हम मजदूरों को भी उचित वेतन मिले, उनको सुरक्षा मिले, और बाजारों तक जो वस्तुएं पहुंचती है उसमें मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः बाजार निर्माण में हम कह सकते हैं मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः उसकी मजदूरी और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, इसके बीच गहरे संबंध है। बच्चों, इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैंने चर्चा किया है, यह पाठ समाप्त होता है। और कोई पाठ के अंतर्गत आए प्रश्नों को अगर आप जानना चाहते हैं तो निसंदेह मुझे प्रश्न भेजें या व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन मुझ तक पहुंचाएं, मैं आपके समाधान करने का प्रयास करूंगा। आप सभी का धन्यवाद आज के वीडियो में बने रहने के लिए।